अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। सर स्लाइड्स शेयर करने कब है? कौन सी? कल के लेक्चर की। कल की मैंने की तो थी, नहीं की थी। नो सर। जी जी नहीं, मैंने शेयर कर दी। अब ये क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं कुछ। जी एग्जांपल है आपके पेज नंबर 395 पर। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और असफर एंड कंपनी as at 30th June 2015 is rupees 831128। देखो ये 30th जून 2015 की रिटन डाउन वैल्यू है प्लांट और मशीनरी की। Following additional information is also available. On 1st July 2011, second-hand machinery was purchased for rupees 300,000. An amount of 200,000 was spent on its overhauling before use. ये 2011 की इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी ये जो मशीन जिसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो इसके अंदर इंक्लूड है, क्योंकि ये वैल्यू 30 जून। जी सर स्क्रीन शो हो रही। जी अब हो रही है कि नहीं हो रही? सर लिखा आ रहा है स्कैन जेटी हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, हो नहीं रही। सर मुझे शो हो रही है सर। क्यों नहीं हो रही? हो रही है सर शो। सर आई गेस उसके फोन में कोई प्रॉब्लम है, हमें शो हो रही है। आपको सर हो मैं रही थी? चेक करता हूँ सर, शायद कनेक्शन प्रॉब्लम है। हाँ चेक कर लेना, नहीं तो एग्जिट करके दोबारा आ जाए फिर शायद हो जाए। ओके सर। जी बाकी को हो रही है सर, चेक कीजिएगा। ये सर हो रही है। अच्छा बस ठीक है। अच्छा ये जो मैं बता रहा था कि 1 जुलाई 2011 को जो आपने सेकंड हैंड मशीन खरीदी है 300,000 की, जिस पर आपने 200 स्पेंड भी किए थे, ये 2011 की है और ये 2015 का बैलेंस दिया हुआ है, तो ये याद रखना है कि ये मशीन इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है जी। 1 जनवरी 2012 मशीनरी कॉस्टिंग 250 वाज परचेज, ये भी 2012 की है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। अच्छा आगे ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रहा है वो ये तीसरे से पता लगेगा, डिस्पोजल की वजह से। द मशीन परचेज ऑन 1 जुलाई 2011, यानी ये जो पहली वाली डिस्कशन की है, वो कहता है बिकेम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 100,000 ऑन 1 जनवरी 2014, यानी आपने इसको 100,000 में सेल किया है। और ऑन द सेम डे मशीनरी वाज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 600, और एक नई मशीन आपने खरीदी है 600,000 की। Machinery purchased on 1st January 2012 was sold on 30th June 2015 at its book value plus 50,000। ये दूसरी मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी थी। आगे लिखते हैं असफर एंड कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन at 15% on written down value. Depreciation on addition, deletion is provided in the period of use। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए।
मशीन का, वो गिवन नहीं है। ओके, हमें अकाउंट बनाना है 1 जुलाई 2013 से लेकर, अच्छा ये रिक्वायरमेंट है 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2015 तक। ठीक है जी, ये हमें अकाउंट दिया हुआ है कि आपने अकाउंट बनाना है 1 जुलाई 2013 से 15 तक। ओके, अच्छा ये रिवर्स वर्किंग वाला क्वेश्चन है, ये जरा केयरफुली करना है आपने, और इसको मेरे ख्याल में हम एक्सेल में कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, टाइम भी सेव हो जाएगा और कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये आप क्वेश्चन को सामने रखिएगा। देखिए हमें मशीन अकाउंट पहले बनाना है, मशीन अकाउंट। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें एक पॉइंट और भी है, इस क्वेश्चन के अंदर रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है और कॉस्ट कहीं नहीं दी हुई, यानी जो एसेट खरीदा कितने में था उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी, वो नहीं दी हुई। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है जो रिटर्न डाउन वैल्यू पे बनेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पर, इसमें डेप्रिसिएशन भी एक ही अकाउंट में आएगी। ठीक है, असफर एंड कंपनी। इससे पहले ये होता था कि अभी हमने जो पढ़ा है मोस्टली क्वेश्चन में वो उसी तरह रहेगा कि मशीन अकाउंट अलग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग। यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो भी उसी में मर्ज हुआ है, तो ये नेट बुक वैल्यू पर बनेगा, सब कुछ इसी में आना है, इसी लेजर में। तो सबसे पहले तो हम कॉलम बनाएंगे डेट का, ये लेजर में ये मशीन अकाउंट बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट इन रुपीस। ये डेबिट साइड आ गई आपकी, और फिर यही चीज क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं तो लेजर मुकम्मल हो जाएगा। ओके, सबसे पहले देखिएगा। अच्छा अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, प्रॉब्लम ये है, ये रिवर्स वर्किंग है। मैंने स्टार्ट करना है 1 जुलाई 2013 से। 1 जुलाई 2013 का बैलेंस मुझे नहीं दिया हुआ, कहीं नजर नहीं आएगा 1 जुलाई 2013 का। मुझे बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में क्लोजिंग 30 जून 2015 का। ठीक है, अब आपने करना क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले देखो 2013 में, यानी 1 जुलाई 2013 से लेकर 31 जून 2014 तक आपने कौन कौन सा एसेट जो है वो परचेज या सेल किया है। देखो उसने ये तो पुरानी हिंट दे रहा है, पहली जो डिस्पोजल हुई है वो हुई है 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, इसका मतलब है कि इस साल में आपने एक एसेट जो है वो खरीदा था, सेल किया था। उससे अगले साल में 30 जून 2015 वाले में आपने एक एसेट सेल किया, यानी दोनों सालों में एक एक एसेट आप सेल कर रहे हैं, दोनों सालों, एक 14 में और एक 15 में। और इसके अलावा कोई नया एसेट आप नहीं बाय कर रहे, ये जो बाय किए ये पुराने हैं और वो इसके अंदर इंक्लूड है, इवन 1 जुलाई 2013 में भी शामिल होगा। ठीक है, अच्छा इसमें हाँ ये एक परचेज भी हुआ होगा, सॉरी, ऑन द सेम डेट, यानी 1 जनवरी को एक परचेज हुआ है और एक सेल हुआ। दिस मैं पहले ना लेजर बनाऊंगा, इसका अमाउंट्स नहीं लिखूंगा। देखो 1 जुलाई 2013,
मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन, मुझे नहीं मालूम ये कितना है, ये नहीं दिया हुआ। इस साल में कोई परचेज किया आपने? यस, ये परचेज किया 1 जनवरी 2014 को। 1 जनवरी 2014 को आपने एक एसेट परचेज किया है, पहले इसको लिख लो। और ये वैल्यू भी लिख सकता हूँ, ये परचेज किया आपने 600,000 का, 600,000। फिर आपने इसी डेट को एक एसेट डिस्पोज भी किया जो ऑब्सोलीट हो चुका था। जो डिस्पोजल होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा, उसी डेट को आपने डिस्पोजल भी किया। ये इसकी वैल्यू अभी नहीं लिख सकते आप, ये मुझे सारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद साल खत्म हुआ, इस साल में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। साल के एंड पर जाकर अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। इस मेथड में डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगी, बस ये फर्क है। जब नेट बुक वैल्यू पे बनेगा तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यहाँ लूंगा और उसके बाद 30 जून 2014 का मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जी, ये कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इसको टोटल करेंगे इस साइड से। और यही बैलेंस जो 30 जून 14 का था 1 जुलाई 2014 को मैं ओपनिंग बैलेंस के तौर पे लाऊंगा। अगले साल में 30 जून को सिर्फ आपने एक एसेट बेच दी है, 30 जून को। तो 30 जून 2014 को आपने डिस्पोजल की है। फिर 30 जून 2015 आएगा। फिर इसी डेट को आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की और फिर इसी डेट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सर ये इसमें डेप्रिसिएशन वाला addition पॉइंट दोबारा बता दें। जी डेप्रिसिएशन वाला जो पॉइंट है वो काइंडली दोबारा बता दें। जी, ये असल में जो अकाउंट बन रहा है ये नेट बुक वैल्यू पर है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिटर्न डाउन वैल्यू। जब अकाउंट रिटर्न डाउन वैल्यू पर हो तो एसेट और उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट मर्ज हो जाता है। जिस नॉर्मली डेप्रिसिएशन तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में आती है, लेकिन जब नेट बुक वैल्यू का क्वेश्चन दिया हो तो फिर आप यहाँ पर लेकर आए। ठीक है, ये जैसे मैंने ली है डेप्रिसिएशन। ओके सर। अदरवाइज वहीं पर आएगी। ये सिर्फ एक या दो क्वेश्चन है जहां पर उसने दिया हुआ है। अच्छा, अब ये मैंने मुकम्मल तो कर लिया लेजर, अब वैल्यू पुट देखिए कैसे करेंगे। यहां से अब स्टार्ट कर रहा हूँ। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ असफर एंड कंपनी 30 जून इज 831128। यानी ये वाली वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 831128। अब मुझे करना क्या है, देखिए ये रिवर्स वर्किंग इसको कहते हैं। यहाँ से पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा, डिस्पोजल निकालूंगा, इन तीनों का सम ओपनिंग बैलेंस आएगा, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर जाएगा। फिर इस साल की डेप्रिसिएशन निकालूंगा, डिस्पोजल रिकॉर्ड करूंगा तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। इसमें जो आंसर है ना मेरा वो यहाँ पर आएगा, ये मैंने बोल्ड कर दिया, जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर मैं लिंक कर दूं इसको तो ये तीनों का सम जो होगा पहले मैं करूंगा, ये तीनों का सम, ये तीनों का जो सम होगा वो मैं यहां लेकर आता हूं। और ये बैलेंस जो भी आएगा, अभी तो फिलहाल ये आ रहा है लेकिन ये आगे चेंज होता जाएगा ना, यही बैलेंस फिर मैं यहां ले जाऊंगा, दिस वन। और फिर इसी तरीके से इसको सम करता हूं, ये अमाउंट आ जाएगी। इस अमाउंट को यहां लिखा और ये अमाउंट जो आंसर आएगा वो ये आना चाहिए। ये मैं रेड कलर से, ये आंसर होगा मेरा, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है ऑब्वियसली। ये भी बैलेंसिंग फिगर होगी और ये भी बैलेंसिंग फिगर है। अब एक एक चीज निकाल लिया, मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। जरा प्लीज वर्किंग को समझना है, जरा टफ क्वेश्चन है। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑफ 2015। अब 2015 की डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? डेप्रिसिएशन का कंपनी का पॉलिसी क्या है, 15% वो कैलकुलेट करती है WDV पर, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्पोजल चूंकि साल के आखिर में हो रही है, तो ये जो आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी
डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 831128 है, ठीक है। यानी ये उसने हमें दी हुई है WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन में गिवन है, और आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी है 831128, ठीक है जी। अब मुझे आप बताइएगा कि डेप्रिसिएशन जो है चूंकि इसमें से लेस हो चुकी है तो ये WDV कितने परसेंट हुई? शाबाश। मैं फिर क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपकी WDV जो है अगर डेप्रिसिएशन के बाद 831128 आ रही है तो डेप्रिसिएशन के बाद परसेंटेज में कितनी होनी चाहिए? डेप्रिसिएशन रेट हमारा कितना है 15%। अगर मैं 85%। यस, अगर डेप्रिसिएशन में 15% रिकॉर्ड करूंगा तो WDV 85% हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये WDV जो दी हुई है क्वेश्चन में, ये इन परसेंटेज जो है वो कितने परसेंट हुई 85%। अब ये अमाउंट 85% है, तो मैं अब डेप्रिसिएशन अगर निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? इस अमाउंट को लूंगा 831128, इसको डिवाइड करूंगा 85 पे, ठीक है। चलो पहले आप लोगों के लिए ना पूरा निकाल लेता हूँ बिफोर डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन से पहले की WDV निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन से पहले की वो तो सिंपल, आप इस अमाउंट को लोगे और इस पर डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू आपकी, ठीक है 977798। ये WDV आई है बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी जब आपने डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड की थी उस वक्त ये वैल्यू थी। अब मैं डेप्रिसिएशन निकाल सकता हूँ और डेप्रिसिएशन 15% है, वो इस अमाउंट पे निकलेगी। इसका 15% लिया तो 146,670 की मेरी डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है जी। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसको भी आप इसी तरह बेशक करें, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन जो है ना ये मैंने वर्किंग वन में निकाली है, इसका रेफरेंस देता हूँ वर्किंग वन और यहाँ लिख देता हूँ 146,670। अब ये अमाउंट यहां तक आ चुकी है। अब मुझे डिस्पोजल निकालनी है। अब डिस्पोजल जरा ध्यान से देखिए आपने, ये देखिए वो लिख रहा है मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2011 बिकम ऑब्सोलीट एंड वाज सोल्ड फॉर 100,000। कितने में बेची है मुझे इससे तलक नहीं है, वो डिस्पोजल अकाउंट में जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिएगा 1 जुलाई को ये खरीदी थी आपने और बेच कब रहे हो 1 जनवरी को, ओके। इसकी अब पूरी वर्किंग बनानी पड़ेगी। ये वर्किंग 2 है, ये मैं कैलकुलेट करूंगा WDV ऑफ डिस्पोज्ड एसेट। जो एसेट आपने डिस्पोज किया उसकी WDV। देखो ये आपने खरीदा कब था 1 जुलाई 2011 को। कॉस्ट जो है वो 1 जुलाई 2011 की गिवन है और ये कॉस्ट कितनी है जी 300,000 में परचेज किया था, 200,000 उस पे ओवरहोलिंग कॉस्ट लगी। इन दोनों को ऐड कर लो तो 500,000 की अमाउंट आ गई। अच्छा अब मैंने डेट ऑफ परचेज तो ले ली, इसको डेट ऑफ डिस्पोजल तक लेकर आना है, डेट ऑफ डिस्पोजल तक। अब डेट ऑफ डिस्पोजल देखते हैं कब बेचा है आपने 1 जुलाई नहीं 1 जनवरी 2014, यानी इस डेट तक की डेप्रिसिएशन लेस करते जाना है। मुझे WDV चाहिए तो पहले मैं डेप्रिसिएशन लूंगा किस साल की 20, यानी 1 जुलाई 2011 से लेकर 30 जून 2012 तक। ये एक साल की डेप्रिसिएशन हुई और एक साल की डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है 15%। ये 15% मैंने लेस किया, जैसे ही मैं लेस करूंगा तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा 425,000। ये क्या कराएगा WDV एस एट 30 जून 2012। मैंने कहां तक जाना है फिर देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेशन करनी है 1 जनवरी 2014 तक।
अब इसे अगला साल आइएगा, अब फिर मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा और अब डेप्रिसिएशन होगी 1 जुलाई 2012 से लेकर 30 जून 2013 तक, और ये डेप्रिसिएशन भी कितने परसेंट होगी, 15%। अब ये इस साल की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर ली। अब इस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, दिस इज रिटन डाउन वैल्यू एज एट 30 जून 2013। अब मैं 13 तक आ चुका हूँ। अब देखिएगा इसके बाद आपने एसेट को 1 जनवरी 14 तक लेके जाना है। अब पूरा साल नहीं है अगला, क्योंकि अगला खत्म होगा 30 जून 2014 को, जबकि 1 जनवरी को आप सेल कर रहे हैं। अब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा फ्रॉम 1 जुलाई 2013 से लेकर 1 जनवरी 2014 तक। अब बताओ कितने महीने की डेप्रिसिएशन आएगी जिस साल में बेच रहे हो? अब तो पूरे साल की नहीं आएगी ना। अब 6 मंथ की डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड करोगे, तो अब 6 मंथ की डेप्रिसिएशन इसका 15% और मल्टीप्लाई 6 बाई 12, ये 27094 आ गई। अब इस अमाउंट को टोटल कर लो तो ये WDV आ गई एज एट 1 जनवरी 2014। जिस दिन आप एसेट को बेच रहे हो उस दिन की ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। डिस्पोजल 334156, देख लो डेट ये थी 1 जनवरी 2014, ठीक है, 334156। नहीं कर रहा मिस्टेक। शाबाश। अच्छा हमने मिस्टेक कर दी है, सॉरी। ये वाली कैलकुलेशन चले हो तो गई, लेकिन इस साल नहीं आएगी, ये पिछले साल आएगी। ये इस साल की है। ये डिस्पोजल वैल्यू जो मैंने निकाली है ना 1114 की, वो ये नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी 334156, ठीक है, क्योंकि ये 14 की निकाली है ना, वो देख रहा था वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रही थी मुझे। ओके आगे चलिएगा। अब इस डिस्पोजल की तरफ आइएगा जो इस साल में शो करनी है, ठीक है, और ये डिस्पोजल आपकी है 1 जनवरी को आपने एसेट खरीदा था, 1 जनवरी को। अब यही सेम कैलकुलेशन फिर दोबारा करो और इसको रेफरेंस दे रहा हूं वर्किंग नंबर 2। अच्छा ये वाला जो एसेट है ये कब खरीदा आपने? डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल माइंड में रखनी है। ये आपने खरीदा 1 जनवरी 2011 को, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस्ट एसेट 1 जनवरी 2011, और ये बाय किया आपने 1 जनवरी 2012 को बाय किया 250,000, 1 जनवरी 2012 को ये। ओके उसके बाद अब डेप्रिसिएशन शुरू करनी है, लेकिन कहां तक जाना है ये ज़हन में रखिएगा। ये 30 जून 2015 को सेल कर रहा हूं, 30 जून 2015 तक मुझे मूव करना है। ओके अब आइएगा डेप्रिसिएशन। पहले मैं डेप्रिसिएशन लूंगा 1 जनवरी 2012 से लेकर 30 जून 2012। मैं जून क्यों ले रहा हूं कि मेरा ईयर एंड जून है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डेप्रिसिएशन ईयर एंड तक होती है। अब ये 6 मंथ की पहले साल डेप्रिसिएशन होगी, 250,000 का 15% इंटू 6/12। आप पढ़ चुके हो इन द मंथ ऑफ परचेज, जिस साल में परचेज करेंगे इन द ईयर ऑफ परचेज उतने महीने की डेप्रिसिएशन लोगे जितने महीने आपने इसको यूज किए। ये WDV आ गई एज एट
30th जून 2012। अब इसके बाद मैंने 15 तक जाना है, 30th जून 2015 तक, यू कैन सी, यानी पूरे 3 साल। अब मैं डेप्रिसिएशन ले सकता हूँ 1 जुलाई 2012 से लेकर 30th जून 2013 तक। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन तो पूरे साल की आएगी, इसका 15% लिया, ये इसमें से लेस कर दिया। अब अगेन WDV आ गई मेरे पास, और अब WDV आई है किस डेट की, 30th जून 2013 की। मुझे 15 तक लेके जाना है, फिर पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है मैंने। नेक्स्ट, लेकिन ये डेप्रिसिएशन जाएगी 1 जुलाई 2013 से लेकर 30th जून 2014 तक। अगेन इसका 15% लूंगा, ये 29484 आ गई अमाउंट। अब इसको लेस किया तो अब ये WDV मेरे पास आ चुकी है 30th जून 2014 की, लेकिन मैंने डिस्पोजल कब की है, 30th जून 2015 तक की। इसका मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन अभी और लूंगा, 1 जुलाई 2014 से लेकर 30th जून 2015। और अब इसकी डेप्रिसिएशन से पहले वो पहले कैलकुलेट कर लें WDV। अब डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे लूंगा 0.15, 25.6062 की अमाउंट आ गई, ये माइनस की। अब फाइनली ये WDV आ चुकी है मेरे पास 30th जून 2015 की। एक चीज याद रखनी है, आपने उस डेट तक की डेप्रिसिएशन निकालनी है जिस डेट तक आपने एसेट को डिस्पोज किया है। अब इसमें से ये लेस कर दो, 142,016, ये अमाउंट मैं यहाँ लाऊंगा 142,016। ठीक है, अच्छा अब आइएगा नेक्स्ट में। अच्छा, अब आपने ये जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी 146,670, ये वाली डेप्रिसिएशन, ये वाली, इस ये डेप्रिसिएशन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी डेप्रिसिएशन शामिल थी, एडिशन वाली, यानी इसमें डिस्पोजल वाली शामिल नहीं थी। मुझे कैसे पता लगा जो एसेट डिस्पोज हुआ उसकी डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, क्योंकि आप क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, साल के एंड का बैलेंस है, साल के एंड पे जितनी नया एसेट खरीदा होता है वो प्लस हुआ होता है, जितनी डिस्पोजल हुई होती है वो माइनस हुई होती है। तो लिहाजा इस डेप्रिसिएशन में एक डेप्रिसिएशन और ऐड करनी है, ये वाली आखिरी साल की 25062, ये 25062 भी ऐड करनी है। तो इसको मैं यहाँ पर यहाँ लिखूंगा डेप्रिसिएशन और डिस्पोज्ड एसेट या डिस्पोजल, उसकी इस साल की, सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन भी लेकर आनी है, और तो वो है 25062। अब टोटल डेप्रिसिएशन मेरी आएगी जो मैंने शो करनी है, दैट इज 171,732। अब ये यहाँ तक मेरी अमाउंट कैलकुलेट हो चुकी है। ठीक है, ये अभी मैंने 1 साल कैलकुलेट किया रिवर्स में, ये रिवर्स वर्किंग है। लेकिन अब अगला साल जो है वो आइएगा इससे पिछले साल। अब ये बैलेंस यहाँ तक आ चुका है, इसके डिस्पोजल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। अब इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे। इस साल में डेप्रिसिएशन पिछले साल की निस्बत मुख्तलिफ तरीके से आएगी। रीजन, पहले तो हमने सीधा सीधा ये लिया था ना 831,128, और हमने कहा था ये 85% है, बिल्कुल ठीक है। हमने इसको पहले ग्रॉस अप किया, फिर उस पर डेप्रिसिएशन ले ली, और फिर डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन इसमें प्लस कर दी। यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नया एसेट भी खरीद रहा है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये वाला क्लोजिंग बैलेंस, इस बैलेंस में डिस्पोजल तो माइनस हो चुकी है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपकी जो नया एसेट है जो आपने खरीदा वो शामिल है। पहले उसको लेस करोगे, ठीक है, पहले उसकी जो WDV है वो लेस करोगे। तो ये वर्किंग जरा देखिएगा, ये ज्यादा ट्रिकी होगी, वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ 2016। जी,
अब मैं उसी तरह एक एक लाइन लिख रहा हूँ, WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है या हमने कैलकुलेट कितनी की है, 11,44,876। अब इसके अंदर ये वाला एसेट भी शामिल है। अब मैं इसमें से लेस करूंगा WDV ऑफ न्यू एसेट। अब न्यू एसेट की WDV हम अलहदा निकालते हैं वर्किंग नंबर 5 में, ये अलहदा से नीचे कैलकुलेट कर लेते हैं। WDV ऑफ न्यू एसेट। अच्छा, अब ये न्यू एसेट है वो बाय कब किया है, उसकी कॉस्ट क्या है? 1 जनवरी 2014 को आपने बाय किया है 600,000। इसकी डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 2014 से 30 जून 2014 तक 6 मंथ की होगी। तो इसकी डेप्रिसिएशन लीजिएगा। डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक? 1 जनवरी 2014 से लेकर 30 जून 2014 तक 6 मंथ की डेप्रिसिएशन लेस कर दीजिएगा। इसका 15% लें इंटू 6/12, ये 45,000 की डेप्रिसिएशन आई। जब मैं डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा तो अब जो मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज WDV ऑफ न्यू एसेट। ये WDV ऑफ न्यू एसेट पहले मैं माइनस करूंगा इसमें से। उसको बेसिकली माइनस क्यों करना है हमने? माइनस करने की रीजन ये है कि जब मैं डेप्रिसिएशन लगाता हूँ रिवर्स फॉर्म में जाकर, तो उसमें इस एसेट की पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, जबकि ये 6 मंथ की डेप्रिसिएशन है। पहले लेस करो फिर दोबारा ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको लेस करने के बाद ये जो WDV ऑफ न्यू एसेट निकाली है, अब ये वर्किंग बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे पिछले साल में थी। अब ये मैं लिखता हूँ जी WDV कितनी आई। ये WDV जो आ रही है 5898676, ये WDV इन परसेंटेज है। इन परसेंटेज ये कितने परसेंट है? ये तो वही है जो हमने लिखा था 85%, यानी ये अमाउंट 85% है। अगर ये अमाउंट 85% है तो फिर इसकी WDV बिफोर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? जैसे हमने पढ़ा था कि इस अमाउंट को इस पर डिवाइड कर दूंगा तो ये WDV आ जाएगी बिफोर डेप्रिसिएशन। अब मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूँ, डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन आएगी इस अमाउंट 15%। ठीक है जी, ये पहली डेप्रिसिएशन निकली है मेरी। दिस वन इज द फर्स्ट डेप्रिसिएशन। दूसरी डेप्रिसिएशन किस पर आएगी? जिसका पिछले साल किया था, डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल। अब डिस्पोजल पे जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर से आपने ले लेनी है, ये 14 वाली 27094, 27094, ये आ गई डेप्रिसिएशन। फिर जो न्यू एसेट खरीदा है, न्यू एसेट, उसकी डेप्रिसिएशन भी आएगी। पिछले साल ये नहीं थी क्योंकि न्यू एसेट नहीं था। और न्यू एसेट मैंने कहा था ना आप दोबारा ऐड करेंगे, और ये कितनी है? ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 45,000, ये 45,000 यहाँ ले आए। ठीक है, अब इन तीन डेप्रिसिएशन को मैं बॉक्स बना लेता हूँ ताकि क्लियर रहे। ये प्लस कर रहा हूँ, इन तीनों को प्लस करेंगे, ये मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पिछले साल 2 लिए थे हमने, ये 2, इसको भी बॉक्स बना देता हूँ। ये पिछले साल न्यू एसेट नहीं था ना, पिछले साल कोई न्यू एसेट बाय नहीं किया था। अब ये जो डेप्रिसिएशन आई है 176190, ठीक है। जैसे मैं ये पुट करूंगा सो दिस वन बी द आंसर। खुद ब खुद उसने कैलकुलेट कर दिया, एक्सेल का ये फायदा हुआ। 105522, नाउ यू कैन सी द आंसर। इसको कहते हैं रिवर्स वर्क, और ये काफी टफ क्वेश्चन उठाया मैंने, ये सबसे ज्यादा टफ है, इससे ज्यादा टफ पेपर में कभी भी नहीं आया। ये FR1 का क्वेश्चन है क्लास पेपर में, क्योंकि अब FR1 से ये निकाल दिया तो इसलिए इंट्रो में आ चुका है ये, इस वजह से आपको ये दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को बार बार करना है आपने, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, ये मैंने किया क्या है। यकीनन अभी इस पे काफी आपको मसाइल नजर आए होंगे। जी कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो तो पूछिए।
तो ये जो हमने इनिशियली WDV निकाली है सर 2015 की, सर ये वाला ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ये मेथड समझ नहीं आया। ये वाला वर्किंग नंबर 1 एक्सप्लेन कर दें। वर्किंग नंबर 1, देखो आपको बेसिकली ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ से चलना है आपने, दिस वन, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है आपको। ये वैल्यू जो आ रही है 831128, ये WDV है ना। WDV का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ लेस हुआ हो, ठीक है, ये तो क्लियर है कि इसमें डेप्रिसिएशन भी लेस हुई है, इसलिए मैंने सिर्फ वर्ड लिखा WDV आफ्टर डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब मैंने 15% डेप्रिसिएशन इस अमाउंट पे तो नहीं ले सकता ना, ये तो 15% लेस होके आई हुई है। इसका मतलब है कि ये WDV जो हमने कैलकुलेट की है ये 85% है, ठीक है, ये 85% है। तो अब मैं इस 85% से WDV बिफोर डेप्रिसिएशन निकाल लेता हूँ। अब बिफोर डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी कि इस अमाउंट को 85% पे डिवाइड कर दूं तो 977798 आएगी। और अब इस अमाउंट का, अब मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है तो 15%, और आप चेक कर सकते हो इस अमाउंट और इस अमाउंट का डिफरेंस इसी के इक्वल होगा। ये पहले मैंने ग्रॉस इसलिए की ताकि मैं प्रॉपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर सकूं। अब ये जो डेप्रिसिएशन आई है ये तो WDV पर आ गई, लेकिन जो एसेट आपने पूरे साल में डिस्पोज किया था इस साल में, उसकी डेप्रिसिएशन कहाँ गई, वो अलहदा से कैलकुलेट हुई थी, ये डिस्पोजल, ये सिर्फ इस साल की डेप्रिसिएशन 25062 वो यहाँ ले, ठीक है। तो ये इस साल की टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। याद रखिएगा पूरे साल में, किसी भी एक साल में डेप्रिसिएशन की तीन चीजें होती है, एक डेप्रिसिएशन बैलेंस पर होती है जो हमने ये निकाली, एक होती है एडिशन पर, न्यू एसेट पर, और एक होती है डिस्पोजल पर। इस साल में एडिशन नहीं है इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन नजर नहीं आई। सेम यही वर्किंग यहाँ पे अप्लाई की, सिर्फ यहाँ एक फर्क, न्यू एसेट मैंने पहले माइनस किया क्योंकि इसमें परचेज थी, तो इसमें दोनों सालों में दो जो मुख्तलिफ वर्किंग है वो आप सीखोगे, और यही दो वर्किंग होती, तीसरी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये एडिशन और डिलीशन दो ही चीजें होती, या एसेट खरीदोगे या एसेट बेचोगे, तीसरी चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। इसको ना एक दफा करना है आपने घर पे ना, ये मैं शेयर करूंगा तो आपने इसको जरा एक दफा करना है, एक दो दफा करोगे तो समझ में आएगा, फिर क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा, अब इससे अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, नवीद एंटरप्राइजेस, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, 397 पेज पे। ये क्वेश्चन इजी है, जरा बज़ाहिर या आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, ये भी रिवर्स वर्किंग लग रही है। देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं नवीद एंटरप्राइजेस commenced business on 1st July 2012. Certain information about their vehicles for the year ended 30th June 2014 and 15 can be ascertained from the following ledger accounts. अब उसने हमें दो लेजर अकाउंट दिए हैं, एक तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है, देखो ये ओपनिंग बैलेंस है, ये उसने कहा जी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, ये व्हीकल डिस्पोजल जो एसेट डिस्पोज किया उसकी डेप्रिसिएशन है टिल डिस्पोजल डेट, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, फिर यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग हो गया, ये इस साल की डेप्रिसिएशन है, ये जो एसेट इस साल में डिस्पोज किया उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, और यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। इसके बाद उसने व्हीकल डिस्पोजल अकाउंट बनाया हुआ है, डिस्पोजल अकाउंट में वो ये शो कर रहा है पहले साल में कि आपने जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट थी 1.2 मिलियन, उसकी डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल 435,467 थी, आपने इतने में सेल किया है तो ये आपका गेन आ गया जो एसओसीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये बना बनाया लेजर। सेम अगले साल भी वो कह रहा है कि जो एसेट इस साल बेचा है वो 1.2 मिलियन का आपने सेल किया है, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 560,000 थी, इतना आपने कैश रिसीव किया और इस एसेट पे हमारा लॉस हुआ है। सो एनी फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल in respect of the vehicles for the last 3 years, 1st July 2012 to 30th June 2015। ये 3 साल की हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, एक तो वो कहता है डेप्रिसिएशन is being provided at a rate of 20% per annum on diminishing balance method। एक तो ये बता रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है वो आपने 20% रिकॉर्ड की है डिमिनिशिंग बैलेंस पर। दूसरा, accumulated depreciation brought down on July 2013
represent depreciation for the whole year vehicle bought on 1st July. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्वेश्चन की। वो कहते हैं जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 जुलाई 2013 का, 1 जुलाई 2013, represent depreciation for the whole year on vehicle bought on 1 July 2012. ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें डेट सारी गलत की हुई है। माय गॉड, इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। ये सारी डेट गलत की हुई है इसमें, इस क्वेश्चन में। ये असल में ना 12 नहीं है, ये 14 है, ये 15 है। इसको मुझे पहले ठीक करना है, फिर मैं बताता हूँ आपको। या ऊपर से ठीक करें या नीचे से ठीक करें, दोनों में से एक जगह होगा। सोल्यूशन में तो वो 2010 भी ला रहा है, 2010 कहाँ है यहाँ? ये पास पेपर का क्वेश्चन है, उसने अमेंड किया लेकिन डेट सही अमेंड नहीं की। यानी ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, ये जो मैंने आपको करवाए। लेकिन इसके अभी दूसरा तो मैं करवाऊंगा अभी आपको, नवीद वाला। अच्छा, अब इससे पहले आपने ये वाले क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन और इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ये सिंपल छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है। आपके जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो यहाँ से होंगे, ये लाइफ टाइम एंटरप्राइजेस से, यहाँ से। ये क्वेश्चन 5 है, ये 6 है, 7, 8, 9, ये काफी क्वेश्चन है, 10, 11, 12, 13, 14। सो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। The draft statement of financial position of Time Life Enterprises TLE as on 31st December 2013। ये हमारी ड्राफ्ट फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट है। इसमें प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट आ रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है, ये हमारी नेट बुक वैल्यू। अब देखो यहाँ दोनों दी हुई है, 31st दिसंबर की कॉस्ट भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। On reviewing the accounts of the business, the auditor is found that records have been correctly maintained except for the following events. ये error वाला question है। On 1st January 17, 2030, a contract was signed for the purchase of machine from Makers Limited for 1.125 million, which is to be delivered on July 17, 2014. TLE paid an advance of 450,000 on signing of the contract, and balance was to be paid on delivery of the machine. Advance was debited to plant and machinery accounts. 17 जनवरी को आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आप एक मशीन खरीदोगे, उसकी प्राइस भी तय हो गई, लेकिन इसकी डिलीवरी होनी है 17 जुलाई 2014 को। याद रखिएगा, एसेट उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं हो सकता जब तक अवेलेबल फॉर यूज हो। ठीक, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसकी तो एंट्री नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो दिख रहा है TLE पेड एन एडवांस ऑफ 450 ऑन द साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इस मशीन के गेस मैंने 4,50,000 पे कर दिए। तो अगर मैंने 450,000 पे कर दिए हैं एडवांस के तौर पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी अमाउंट मैंने पे करनी है, तो 450 की तो एंट्री करनी पड़ेगी ना मुझे, तो वो मैंने पेमेंट की है। लेकिन ये पेमेंट अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तो आपने एसेट आपके पास आए ही नहीं है, अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है, तो लिहाजा जो आपने पेमेंट की है दैट विल बी कंसीडर्ड एज एडवांस। गलती ये हुई है, वो कहता है एडवांस वाज डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यानी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को गलती से उसने डेबिट कर दिया, और जब प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट हो चुका है यहाँ पर, तो फिर डेप्रिसिएशन भी गलत रिकॉर्ड हुई, उसकी डिस्कशन बाद में करते हैं। दूसरा, इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन वाज कंप्लीटेड ऑन जनवरी 21, 2013। द कॉस्ट ऑफ मशीन of rupees 2.7 million was debited to plant and machinery account. The cost of installation amounting to 300,000 had been debited to repair account. वो कह रहे हैं इंस्टॉलेशन आपने 21 जनवरी 2013 को मुकम्मल कर ली,
मशीन आपने खरीदी थी 2.7 मिलियन की, वो प्लांट एंड मशीनरी को आपने डेबिट की, वो ठीक है। लेकिन जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 3 लाख की, वो आपने डेबिट कर दिया रिपेयर को। हालांकि ये जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दैट शुड बी एडेड इन द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये प्लांट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था। तो ये गलत हुआ है, ये दूसरी मिस्टेक है। यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर एक एसेट है 3 लाख का, वो मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है, ओमिट हो गया, वो गलती से रिपेयर में चला गया। Depreciation is charged on reducing balance method at 10% per annum. 10% आपने depreciation लेनी है। Depreciation on new asset commences in the month in which asset is acquired. अच्छा, अब ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ पर 21st हो, 17 हो, कुछ भी हो, वो लिख रहा है जिस महीने में खरीदा है, एक्वायर किया है, उस महीने से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, चाहे वो कोई भी डेट हो। मिसाल के तौर पर अगर 17 जनवरी को किया है तो 1 जनवरी से डेप्रिसिएशन होगी, 21 जनवरी को किया है तो 1 जनवरी से डेप्रिसिएशन होगी। फाइनली वो लिखता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 2013 हैव बीन करेक्टली कैलकुलेटेड, ये बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ है, एंड रिकॉर्डेड एक्सेप्ट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ एरर्स डिस्कस्ड अबव। यानी वो कह रहा है कि जो डेप्रिसिएशन है 2013 की, वो आपने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की है, कैलकुलेट भी ठीक किया, रिकॉर्ड भी किया, एक्सेप्ट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ एरर डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है, सॉइल उन एरर्स का इम्पैक्ट जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहता है जी फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स बनाओ, करेक्ट करो प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इस क्वेश्चन में याद रखिएगा 31 दिसंबर 2013 का बैलेंस ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये लेजर बन चुके हैं, लेजर सारे मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बाद एरर्स आई है, बस उसको करेक्ट करना है। तो इसके लिए अब सिंपल 2 लेजर बनाओ, पहले एक एक लेजर को लीजिएगा। एग्जांपल, ये क्वेश्चन है टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस। सबसे पहले मशीन अकाउंट बनाते हैं, प्लांट एंड मशीन। इसमें प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, और ये सारी ट्रांजैक्शन 31 दिसंबर को करनी, क्योंकि सारा कुछ हो चुका है, ये याद रखिएगा, इसमें कोई ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं करनी। ये बैलेंस आ रहा है मेरे पास, इसको मैं बैलेंस बीडी करता हूँ, और बैलेंस आ रहा है 12,387,060, ये मशीन का बैलेंस आ रहा है। प्लीज एक एक स्टेटमेंट पढ़नी और करेक्ट करना। 2 मिस्टेक है। पहली मिस्टेक क्या हुई थी कि ये जो 450,000 की अमाउंट थी जो आपने पे की थी, वो रॉन्गली आपने डेबिट कर दिया मशीन, ये मशीन को डेबिट कर दिया, प्लांट एंड मशीन को, जबकि ये 450 की अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, एडवांस को डेबिट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, प्लांट एंड मशीनरी में प्लस करूं या माइनस करूं? तो क्रेडिट कर दें इसको, क्रेडिट कर दूं। इसको सिंपल आपने क्रेडिट करना है, और 31 दिसंबर 2013 और ऑपोजिट अकाउंट लिख दूंगा एडवांस 450,000। दूसरा देखिएगा, दूसरी एरर ये हुई थी कि आपने 300,000 की एक अमाउंट इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे की थी, जो कि यकीनन इसको इसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए थी, लेकिन आपने डेबिट कर दी रिपेयर अकाउंट को। अब बताइए इसको क्या करूं, प्लांट एंड मशीनरी में सर इसको डेबिट कर दें। इसको डेबिट कर, यानी इसको प्लस करना है तो डेबिट करना है, ये रिकॉर्ड नहीं हुई थी। जैसे ही मैं ऑपोजिट अकाउंट यकीनन रिपेयर्स आएगा, जैसे ही मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ, ये करेक्ट हो गया मेरा अकाउंट, ये याद रखिएगा, ये अकाउंट करेक्ट हो चुका है। अब सिंपल इसको बैलेंस करना, ये टोटल आया, ये मेरा करेक्टेड बैलेंस आ गया, बैलेंस शीट, ये मेरा समझ लें कि आंसर भी है। अच्छा, अब इसी तरह जिस तरह मशीन को ठीक किया, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी करेक्ट करना पड़ेगा, वो भी कैलकुलेट हो, और ये भी उसने कहा बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई है, स्वाय उन एरर्स की वजह से जो ऊपर हमने डिस्कस की। अब यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
मशीन। अभी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 4792,540। मतलब ये बैलेंस कैलकुलेटेड है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है, और करेक्ट रिकॉर्ड हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन एरर का इफेक्ट मैंने लेकर आना है। 4792,540। अच्छा, अब इन्हीं एरर्स की तरफ आते हैं। पहली एरर जो हुई थी ये वाली जो जनवरी 117 वाली, आपने एक 450 के अमाउंट गलती से डेबिट कर दी थी। जब गलती से डेबिट की तो अकाउंट्स में तो आ गई ना, और अकाउंट्स में आने की वजह से उस पर आपने गलती से डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर दी, उस पर गलती से डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर दी। यानी इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी और आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दी। इसको रिवर्स कर दो। जब रिवर्स करेंगे तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी 31 दिसंबर 2013, और यहां पर मैं लिखूंगा ऑपोजिट अकाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। और ये सिंपल सा है, 450,000 का कितना परसेंट रेट है, 10%, और 17 जनवरी को उसने लिया है, तो हमने पढ़ा था जिस महीने में खरीदा उसकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आती है, तो जनवरी से दिसंबर तक पूरा साल बनता है, तो 450,000 की 45,000 डेप्रिसिएशन आ गई, 10%, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरी एरर ये हुई थी कि आपने रिपेयर को चार्ज कर दिया था ये अमाउंट, ये हालांकि मशीन को चार्ज होनी चाहिए थी। अब मैं चूंकि मशीन में प्लस कर चुका हूं तो इस पे डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड नहीं हुई, इस पे डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करूंगा, और ये भी पूरे साल की बनती है क्योंकि ये जनवरी का मंथ है। तो इस पर जो डेप्रिसिएशन है ना, जो रिपेयर पहले चार्ज हो गई थी, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। इसको रिकॉर्ड करूंगा तो डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये 30,000 का 10% लिया, 300,000 का 10%, 30,000। और जैसे ही इसको मैंने मुकम्मल किया, ये मेरा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। ये इतना सा क्वेश्चन था, और ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। तो समटाइम वो इस लेवल का क्वेश्चन देता है और समटाइम ऊपर लेवल का। खैर ऊपर वाला मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको इस लेवल पे टच करेगा, क्योंकि वो FR1 के लेवल का क्वेश्चन। यहाँ पर ये बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीटी, और ये बैलेंस जो है ये मेरा आंसर भी है, यानी ये करेक्ट हो गए। सो इन शॉर्ट, जो उसने क्वेश्चन दिए में आंसर दिया हुआ था मशीन का, वो गलत था, हमने करेक्ट कर दिया। सेम इसी तरह जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया था वो गलत था, हमने उसको करेक्ट कर दिया। ये सिंपल करेक्शन वाला क्वेश्चन। करेक्शन वाले क्वेश्चन में एक असूल याद रखना है, जिस चीज का लेजर बना रहे हो सिर्फ पहले उसको देखो, इस पे इफेक्ट क्या आएगा। जैसे मैंने पहले मशीन को देखा, फिर अब मशीन की वजह से जो डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट आ रहा है उसको मैंने लिया। ठीक हो गया जी। चले एनी इसको जरा आज रिवाइज कीजिएगा, ये मैं अभी शेयर करूंगा आपको क्लासेस के बाद, 12 बजे के बाद इंशाल्लाह, तो फिर जरा देखिए, ठीक है। क्लास से कोई पूछ रहा है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं क्लोज करूँ। ठीक है जी, थैंक यू।